कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर थ्योरेटिकल है और पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरी है। थ्योरी अच्छे समझिए, चैप्टर खत्म हो जाए तो मजा आए फिर। और आगे भी जितने भी चैप्टर हैं सब थ्योरेटिकल हैं, लगातार 5-6 चैप्टर। थोड़ा सा इन सब चैप्टरों को पढ़ाने के लिए 1 घंटा माने नथिंग, कम से कम 2-2.5 घंटा मिले, पढ़ाने में मजा आती है और समझने में भी मजा आती है। क्योंकि 1 घंटा पढ़ाते हैं, आधे टॉपिक हो पाता है, तो आधे टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों के दिमाग में, और वो सब हवा हवाई रहने हैं। पूरा टॉपिक पढ़ा दे टीचर, क्वेश्चन ही न बने, है ना। तो ध्यान दीजिएगा जरा, हमने आपको बेटा समझाया है लेनार्ड मिलिकन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधित प्रयोग। आपने देखा था पूरा कल एक पीरियड लगा था उसको लिखाने में, लेंदी है। इस चैप्टर में वही एक मेन हेडिंग है, बाकी उसी के आजू बाजू वाली हेडिंग है। तो बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को पूर्णतया प्रदर्शित करने के लिए लेनार्ड मिलिकन और हर्ट्ज ने बहुत सारे प्रयोग किए। बहुत भिन्न भिन्न तीव्रता का प्रकाश और भिन्न भिन्न आवृत्ति का प्रकाश लेनार्ड मिलिकन और हर्ट्ज ने जब जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना के संदर्भ में प्रयोग किया और बहुत सारा प्रयोग किया, तो बहुत सारे निष्कर्ष उनको प्राप्त हुए और उन्हीं निष्कर्षों को लेनार्ड और मिलिकन ने अपने प्रयोग के माध्यम से रखा। हमने सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया कि लेनार्ड मिलिकन के प्रयोग की संरचना क्या थी, उनका एक्सपेरिमेंटल इंस्टीट्यूट जो भी था उसकी संरचना कैसे थी। तो याद करिए, फिगर बनवाए हुए हैं। कांच की एक लंबी खोखली बेलनाकार नलिका होती है, और कांच की लंबी खोखली बेलनाकार नलिका जी फॉर होती है, जी। उसके भीतर निर्वात रहता है और उसके भीतर 2 धातु की प्लेटें रख करके, एक प्लेट का नाम कैथोड सी और दूसरी प्लेट का नाम प्लेट पी था। दोनों प्लेटों को बाहर तार से, अमीटर से जोड़ दिए, वोल्ट मीटर से जोड़ दिए, धारा नियंत्रक स्विच और जो है बैटरी के ऋण और धन से जोड़ दिए। हमने आपको समझाया था कि कैथोड हमेशा बैटरी के ऋण से जुड़ जाती है और जो है प्लेट पी को ऋण या धन दोनों से आवश्यकता अनुसार जोड़ते हैं। अब उसके बाद बेटा एक जो है कैथोड प्लेट के सम्मुख एक खिड़की जी जो है डब्ल्यू थी, जहां से प्रकाश सूर्य का आपतित होता था कैथोड की प्लेट पर। अब इस प्रयोग का एक्सप्लेनेशन किए थे, प्रयोग किया था लेनार्ड और मिलिकन ने। हमने एक्सप्लेनेशन दिखाया था कैसे ये प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पर जो है जो कैथोड प्लेट है, इस पर प्रकाश जब आपतित हुआ तो ये प्रकाश कैथोड प्लेट किसी धातु की प्लेट होगी, इसमें परमाणु होंगे, परमाणुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा अवशोषित हो गई। और जब प्रकाश ऊर्जा परमाणु के मुक्त इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लिए तो उनकी ऊर्जा बढ़ी और वो परमाणु से बाहर निकल आए। और परमाणु, इसका मतलब केमिस्ट्री की भाषा में आयनित हो गया, है ना बेटा। केमिस्ट्री पढ़ते ही हो, केमिस्ट्री भाषा में परमाणु क्या हो गए, आयनित हो गए, उनको आयनन ऊर्जा मिल गई और जो है उनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए हैं। आयनित हो गया परमाणु, परमाणु धनावेशित बन गया, धनायन हो गया। तो इस तरह से एक ही नहीं, कई सारे इस कैथोड प्लेट में धनायन हो गए और धनायनों के बीच की गैप में कई सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन चक्कर करने लगे। इन इलेक्ट्रॉनों को गैस इलेक्ट्रॉन कहा गया। अभी निरंतर प्रकाश आपतित ही होता रहा, प्रकाश का आपतन बंद नहीं हुआ है। तो फिर से जो प्रकाश की ऊर्जा अतिरिक्त आ रही है, ये गैस इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और तेज गति कर देंगे और धीरे धीरे प्लेट की सतह तक आके इकट्ठा होने लगेंगे। यहाँ पर एक शब्द बना था कि ऊर्जा की जितनी मात्रा को पा करके किसी भी धातु की प्लेट के गैस इलेक्ट्रॉन सतह तक एकत्र हो सके या पहुंच सके, वह जो है ऊर्जा कार्यफलन ऊर्जा या वर्क फंक्शन एनर्जी होती है। कार्यफलन ऊर्जा किसी भी धातु के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग धातुओं की कार्यफलन ऊर्जा अलग होती है। टंगस्टन की कार्यफलन ऊर्जा सबसे कम होती है,
मतलब उसके इलेक्ट्रॉनों को सतह तक लाने के लिए बहुत कम ऊर्जा चाहिए। इसलिए हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव वगैरह के लिए टंगस्टन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसी धातु का प्रयोग किया जाए जिसका कार्यफलन कम होता हो तो उस पर थोड़ी देर प्रकाश आपतित करेंगे कि इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त ऊर्जा मिल जाएगी सतह तक आने की, और अतिरिक्त ऊर्जा से सतह बाहर आने लगेंगे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन दिखाने लगेंगे। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन दिखाया जा सके, समझा जा सके, इसके लिए कौन से धातु की प्लेट यूज करनी चाहिए जिसका कार्यफलन कम होता हो। ओके, तो ये जो है बेस्ट बात है। तो यहाँ पर जो है कार्यफलन शब्द आप जाने, लेकिन अभी प्रकाश का आपतन बंद नहीं हुआ है, अभी भी प्रकाश निरंतर धातु प्लेट पर गिर ही रहा है। तो सारे के सारे गैस इलेक्ट्रॉन सतह तक पहुंच चुके हैं। अब उनको और ऊर्जा मिलेगी तो सतह से बाहर जंप कर जाएंगे, सतह से बाहर उत्सर्जित करने लगेंगे, और अब ये इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बच्चों, जो धातु की प्लेट है उस पर प्रकाश काफी देर तक आपने आपतित होने दिया और उससे मुक्त इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकले तो सतह से बहुत दूर नहीं जाते, सतह के नजदीक ही इकट्ठा होने लगते हैं। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आया, कुछ देर बाद एक और आया, एक और आया, एक और आया, एक और आया, और इस तरह से जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की एकता है, एक आकाश, एक छत बन जाता है। और ये जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का छत बन जाता है इसे जो है ऋण अंतराकाशीय आकाश या इलेक्ट्रॉन मेघ कहा जाता है। और जब जो है ये ऋण अंतराकाशीय आकाश या इलेक्ट्रॉन मेघ बन जाता है तो जान ले रहे हैं आप कि प्रबल ऋणात्मक क्षेत्र की एक पतली तार धातु की प्लेट के ऊपर तैयार हो गई है। इससे जो है होता क्या है कि अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेंगे उनको इस तह से प्रतिकर्षण बल मिलेगा, क्योंकि ये तह जो है ऋणात्मक है और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो भी ऋणात्मक है, ऋण ऋण में प्रतिकर्षण होगा। तो कहने का मतलब जो है स्नेहा जी, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन अब बंद हो जाएगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो है होना प्रभावित हो जाएगा इस ऋण अंतराकाशीय आकाश के प्रबल ऋणात्मक क्षेत्र से। अब ऐसी स्थिति में जब हमने देखा कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बंद हो गया है, इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहे हैं, तो जो सामने वाली प्लेट पी है उसको एटवंस दिमाग लगा के बैटरी के धन विभव से जोड़ दिया, धन प्लेट से जोड़ दिया। मतलब इस स्थिति में कैथोड के सामने वाली प्लेट पी को कैथोड के सापेक्ष धन विभव दिया जाए, कैथोड के सापेक्ष धन विभव दिया जाए तो कैथोड के सापेक्ष अगर धन विभव देते हैं तो कैथोड के सापेक्ष धन विभव पाने पर ये ऋण अंतराकाशीय आकाश के सामने वाली प्लेट धन विभव पर हो गई, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं आकर्षित होने लगते हैं, खींचने लगते हैं धन विभव वाली प्लेट की ओर, और अब इलेक्ट्रॉन ऋण अंतराकाशीय आकाश से धन प्लेट की ओर जाने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है और हम प्लेट का विभव बढ़ाएंगे तो और आवेश खींचेंगे, विभव और बढ़ाएंगे तो आवेश और खींचेंगे और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होने लगा ऋण अंतराकाशीय आकाश से प्लेट की ओर, मतलब यहाँ धारा प्रवाहित होने लगी, और ये जो धारा बनी इस धारा को प्रकाश विद्युत धारा या प्लेट धारा आईपी कहते हैं। और बच्चों, जैसे जैसे प्लेट पी का विभव बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, परिपथ में जो प्लेट धारा बनी है उसका मान बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। ऐसा दिख रहा है, लेनार्ड और मिल्टन प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें ये दिख रहा है, ये सब चीजें जो उन्हें दिख रहा है वो आपको दिखा रहे, बता रहे हैं, ठीक है, और हम जो है उनकी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्लेट पी है ना, क्या प्लेट पी का विभव हम बढ़ाते जाएं तो परिपथ में बनी धारा का मान बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। हम लोग सोच सकते हैं कि धारा का मान प्लेट पी के विभव के समानुपाती होता है, सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्लेट धारा प्लेट विभव को बढ़ाते गए, बढ़ती रही, बढ़ाते गए, बढ़ती रही, बढ़ते 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 एक निश्चित मान तक जब पहुंची है तो ये अधिकतम हो गई, संतृप्त हो गई। उसके बाद कितनों प्लेट विभव हम बढ़ाएं, प्लेट धारा का मान नहीं बढ़ता है। मतलब प्लेट धारा बढ़ते हुए बढ़ते बढ़ते अधिकतम मान को पहुंचती है तो ये संतृप्त हो जाती है। संतृप्त प्लेट धारा का मान
प्लेट पी का विभव बढ़ाने पर नहीं बढ़ता। और ये जो संतृप्त प्लेट धारा आईपी है, ये प्लेट पी के विभव पर डिपेंड नहीं करती। लेनार्ड मिल्टन ने चूंकि बहुत प्रयोग किया था तो उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था। जो प्रकाश आपतित हो रहा था धातु की प्लेट पर, उस प्रकाश को बदल दिए। उस प्रकाश के बजाय उससे ज्यादा तीव्रता का प्रकाश उस प्लेट पर उन्होंने आपतित कराया। और जब जो है विशाल गौतम जी धातु की प्लेट पर अधिकतम तीव्रता का प्रकाश आपतित हुआ, तो इनको दिखाई दिया कि जो परिपथ में संतृप्त प्लेट धारा थी वो फिर बढ़ने लगी। तो कहने का मतलब इनको ये समझ में आया कि संतृप्त प्लेट धारा विभव पर डिपेंड नहीं कर रही थी, विभव बढ़ाने पर नहीं बढ़ रही थी, लेकिन तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ जा रही थी। तो एक निष्कर्ष इनको समझ में आया और ये बोले कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर या प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। प्यारे बच्चों, यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम भी है। तो ये एक घटना हो गई कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर या प्रकाश वैद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। अब बच्चों, लेनार्ड और मिल्टन ने थोड़ा कदम आगे बढ़ाया। अभी हम परसों भी इसको समझाए थे। अब जो है प्लेट पी को कैथोड के सापेक्ष ऋण विभव देना शुरू किया, तो जो इलेक्ट्रॉन प्लेट की ओर आ रहे थे प्रतिकर्षित होने लगे, और जब प्रतिकर्षित होने लगे तो परिपथ में जो प्लेट धारा बनी थी उसका मान कम होना शुरू हुआ। प्लेट पी का विभव बढ़ाते गए, वो भी ऋणात्मक वाला। प्लेट धारा घटती गई और घटते हुए क्या हो गई, शून्य। और प्लेट पी का विभव बढ़ाते रहने पर प्लेट धारा घटकर शून्य हो गई। प्लेट पी के जिस ऋणात्मक विभव पर प्लेट धारा का मान शून्य हो जाता है उसे कट ऑफ पोटेंशियल, संस्तब्ध या निरोधी विभव कहा जाता है। तो ये आप जो है यहाँ तक का स्टेप देखें, और अगर यहाँ धारा शून्य हो गई है तो इसका मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो निकले हुए हैं उनको इतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है कि वो जो है प्लेट तक पहुंच सके और परिपथ में धारा प्रवाहित हो सके। इसी समय मिस्टर लेनार्ड और मिल्टन ने जो प्रकाश आपतित हो रहा था उसकी तीव्रता बढ़ाना शुरू किया। बढ़ी हुई तीव्रता का प्रकाश आपतित कराना शुरू किया, लेकिन परिपथ में संतृप्त धारा में प्रभाव नहीं पड़ा, वो शून्य ही बनी रही। तो ये समझ में आया, और वो दूसरा निष्कर्ष था, दूसरा नियम था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक ऊर्जा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ये बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव का दूसरा नियम था, लेनार्ड और मिल्टन का जो है ये निष्कर्ष जो था। बात समझ में आई सबको? इज दैट क्लियर? पक्का पक्का ओके डन। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, तीसरा नियम और तीसरा निष्कर्ष। परिपथ में कोई धारा नहीं बह रही है। जो प्रकाश आपतित हो रहा था कैथोड प्लेट पर, लेनार्ड और मिल्टन ने उस आपतित प्रकाश को बदलकर ज्यादा आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित कराना शुरू कर दिया। और जब ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश आपतित हुआ तो परिपथ में धारा जो है बहने लगी, और जब प्लेट पी का विभव और बढ़ाने लगे तो धारा फिर से शून्य हो गई। फिर और बड़ी आवृत्ति का प्रकाश गिराए, फिर धारा बहने लगी। तो कहने का मतलब इनको समझ में आया कि जब आवृत्ति बढ़ाते हैं तो धारा प्राप्त होती है, माने इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से उस प्लेट तक पहुंच जाते हैं। तो तीसरा निष्कर्ष इन्होंने बताया कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। ये तीन इनके प्रयोग से आए हुए नियम थे। चौथी बात इनका खुद का निष्कर्ष था कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके, इसके लिए जो प्रकाश हम आपतित कराते हैं उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये चौथा नियम था। और पांचवा था कि प्रकाश का ज्यों ही आपतन होता है प्लेट पर,
वैसे ही प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कुल जो है इस तरह से 5 नियम थे। पहला आप एक बार में सुन लीजिए हमारे मुख से। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर या प्रकाश वैद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति की समानुपाती होती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आपतित प्रकाश की आवृत्ति निश्चित रूप से देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों प्रकाश के आपतन और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई टाइम लैग समय पश्चात्ता नहीं होती। तो ये 5 नियम थे। उसके बाद हम लोग छोटे छोटे 2 नियम पढ़ेंगे। एक तो मैंने शायद हेडिंग डलवाया है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और दूसरा पढ़ाएंगे आइंस्टीन का सापेक्षिकता सिद्धांत। देखो जरा, प्लांक का कोई बोलेगा नहीं, क्वांटम सिद्धांत। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में आप इसको बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो, आज हम भले यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। एक साइंटिस्ट हुए हैं मैक्सवेल प्लांक और उन्होंने जो है प्रकाश ऊर्जा के संदर्भ में, कौन सी ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा के संदर्भ में बहुत सारा प्रयोग किया और प्रयोग के उपरांत उन्होंने जो भी निष्कर्ष प्राप्त किया उसे ही हम आपको सुनाने या समझाने जा रहे हैं। तो जान लीजिए जरा, इन्होंने बताया कि जैसे अगर कोई सतह है, धातु नहीं बोल रहा हूँ, चाहे जो सतह हो, उस पर प्रकाश आपतित होता है, गिरता है, तो प्रकाश निरंतर नहीं गिरता रहता। प्रकाश ऊर्जा 1 जूल, फिर 1 जूल, फिर 1 जूल, फिर 1 जूल, हर सेकंड पे 1 जूल ऊर्जा ना गिरती। ऐसे प्रकाश लखत रहा था, थोड़ी थोड़ी देर में धोखा गिरा देता एनर्जी के, माने जैसे 1 जूल के बजाय इकट्ठे 20 जूल गिरा दे, फिर 2-3 मिनट बाद 50 जूल गिरा दे। तो प्रकाश ऊर्जा का आपतन किसी सतह पर लगातार या निरंतर ना होकर ऊर्जा के पैकेटों या बंडलों के रूप में होती है। माने किसी सतह पर ऊर्जा के पैकेट या बंडल के रूप में गिरती है। ऊर्जा के ये पैकेट या बंडल क्वांटा या फोटान कहलाते हैं। तो पहली चीज तो ये जानिए कि किसी भी सतह पर प्रकाश का आपतन ऊर्जा के पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है। प्रकाश का आपतन सतत नहीं होता, निरंतर नहीं होता। मतलब बोला जाता है कि किसी सतह पर प्रकाश ऊर्जा का आपतन सतत ना होकर ऊर्जा के पैकेटों और बंडलों के रूप में होता है और ये पैकेट या बंडल क्वांटा या फोटान कहलाते हैं। एक बात मैक्सवेल ये बताए। दूसरी बात इन्होंने बताया कि प्रत्येक जो फोटान है उनमें ऊर्जा निश्चित होती है, निर्धारित होती है और प्रत्येक फोटानों की ऊर्जा का मान उस फोटान की आवृत्ति के समानुपाती होता है। फोटान में निहित ऊर्जा की समानुपाती फोटान की आवृत्ति न्यू। तो यहाँ E बराबर समानुपाती चिन्ह हटाया गया, एक नियतांक यूज किया गया H। E बराबर H न्यू, ये जो है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से आया हुआ सूत्र है। यहाँ न्यू फोटान आवृत्ति है, फोटान की आवृत्ति, और H प्लांक नियतांक है। 6.6 × 10⁻14 जूल सेकेंड, 34 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड इसका जो है मान होता है। तो अब आप समझ गए कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत 2 स्टेपों में मैंने बताया
कि किसी सतह पर प्रकाश ऊर्जा का आपतन सतत ना होकर ऊर्जा के पैकेटों या बंडलों में होता है। ऊर्जा के ये पैकेट या बंडल क्वांटा या फोटान कहलाते हैं। और प्रत्येक फोटानों की ऊर्जा या फोटानों में निहित ऊर्जा फोटानों की आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है। और बच्चों E प्रोपोर्शनल न्यू, E बराबर एच न्यू, ये फोटान की ऊर्जा का सूत्र है। इसे ही प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। यहाँ E फोटान की ऊर्जा है, H प्लांक नियतांक है, न्यू फोटान की आवृत्ति है, H का मान 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड है। इधर ओके। तो अब यहाँ पर एक बात ये समझो जरा, एक साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, उन्होंने लेनार्ड मिलिकन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को विधिवत महसूस किया और समझा कि जैसे कोई धातु सतह है उस पर प्रकाश फोटान गिरा। अब तो जान गए कि प्रकाश फोटानों के रूप में गिरेगा, तो प्रकाश फोटान गिरा, उसकी ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मिली, वो सतह तक आए और सतह से बाहर जंप कर गए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन बन गए, माने प्रकाश विद्युत प्रभाव होने लगा। तो आइंस्टीन ने सोचा और समझाया सबको कि जो प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो दो रूपों में खर्च होती है। ऊर्जा के कुछ भाग से इलेक्ट्रॉन सतह तक आता है और ऊर्जा के शेष भाग से इलेक्ट्रॉन सतह के बाहर निकल जाता है, गति करने लगता है। ऐसा कौन सोचे? आइंस्टीन। कि अगर किसी सतह पर फोटान गिरा तो फोटान की ऊर्जा किसको मिली? इलेक्ट्रॉनों को, उस धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉनों को। और वो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा से दो काम करता है, पहले तो सतह तक आता है, माने कार्य फलन के रूप में खर्च करता है, फिर बची ऊर्जा से वो सतह के बाहर दौड़ने लग जाता है या गति करने लगता है। तो आइंस्टीन ने ये लंतरानी फेंकी आइंस्टीन ने कि जो फोटान ऊर्जा, कोई प्रकाश फोटान सतह पर आपतित होता है उसकी ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है। फोटान ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है इलेक्ट्रॉनों को सतह तक लाने में, और इलेक्ट्रॉनों को सतह तक लाने मतलब कार्य फलन ऊर्जा में। शेष भाग से इलेक्ट्रॉन सतह के बाहर दौड़ने लगते हैं, गति करने लगते हैं। आइंस्टीन के अनुसार किसी धातु सतह पर आपतित प्रकाश फोटानों की ऊर्जा कार्य फलन ऊर्जा के रूप में व्यक्त होती है और ऊर्जा का शेष भाग जो है इससे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। फोटान की ऊर्जा का सूत्र आइंस्टीन मर गए बता के कि ये तो भाई एच होता है। और कार्य फलन ऊर्जा माने वह ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन सतह तक आए। और आपको कल बताए थे, आज भी सुन लीजिए कि प्रकाश की आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन सतह तक आए उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ कार्य फलन ऊर्जा का मतलब वह प्रकाश ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन कहाँ तक आ रहे हैं? सतह तक। तो माने इस ऊर्जा को H न्यूनाट लिखा जाए, जहाँ न्यूनाट देहली आवृत्ति है, और प्लस गतिज ऊर्जा E के हम ऐसे लिखा रहने दें। ये दोनों इधर पक्षांतर कर दो साथियों, तो H न्यू माइनस न्यूनाट बराबर E के, कुछ लोग इसको कहेंगे हाफ mv²। और हम लोग एक और बात कह सकते हैं, ये किसकी ऊर्जा है? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का सूत्र EV भी होता है। यहाँ V0 मतलब यहाँ पर जो है संस्तब्ध विभव, यह जो है निरोधी विभव। ये एक समीकरण बन गया। फिर से देखो जरा, बहुत कठिन तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर आइंस्टीन के अनुसार किसी धातु की सतह पर जब प्रकाश फोटान आपतित होते हैं तो प्रकाश फोटानों की ऊर्जा किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होती है और यह ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है। ऊर्जा की कुछ मात्रा से इलेक्ट्रॉन सतह तक आते हैं, माने ऊर्जा की कुछ मात्रा कार्य फलन ऊर्जा के रूप में व्यक्त होती है,
तथा शेष ऊर्जा को पाकर इलेक्ट्रॉन सतह के बाहर गति कर जाते हैं। माने बाकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च होती है। कहने का तात्पर्य है कि किसी फोटान की जो ऊर्जा होती है वो कार्यफलन ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के रूप में बेस्ट होती है। कार्यफलन ऊर्जा h न्यूनात, गतिज ऊर्जा E के, फोटान ऊर्जा h न्यू। क्या आप समझेंगे कि इधर आएगा तो कॉमन हो जाएगा। ये एक समीकरण बन गया कि नहीं। इस समीकरण को कौन दिए हैं? इसे कहा जाता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण। और प्यारे बच्चों, इस पूरे चैप्टर में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बाकी सब बकवास। पहला, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या है। दूसरा, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण क्या है। इस समीकरण के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करिए। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया। व्याख्या भी एक एक, प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण समझ में आ गया, व्याख्या एक एक हम सभी को समझा रहे हैं। वैज्ञानिक प्लांक के अनुसार प्रत्येक फोटानों की ऊर्जा E, फोटानों की ऊर्जा E, फोटान आवृत्ति न्यू के, फोटान की आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है अर्थात E प्रोपोर्शनल न्यू इम्प्लाइज E बराबर h न्यू, जहां न्यू फोटान की आवृत्ति है, h प्लांक नियतांक है, जिसका मान 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड ऐसा नहीं बताया गया है। 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। लिखा, हेडिंग डालिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण।